वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशबू। आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 19 मार्च टू 25 मार्च 2023 वाले वीक के। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट लखपति दीदी इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उसने एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है लखपति दीदीज बनाने की। लखपति दीदीज आपको वर्ड से समझ आ जाएगा। लखपति मतलब लाखों जिसके पास हो। कहां से? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से। SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो लखपति दीदी इनिशिएटिव एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से लखपति दीदी बनाने का एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर कोलैबोरेशन की है। ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने है। ये दोनों मिनिस्ट्रीज की कोलैबोरेशन। इसका जो एम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी इनिशिएटिव का? एम क्या है इस इनिशिएटिव का? कि जो भी गांव के सेल्फ हेल्प ग्रुप वमेन है, जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वमेन है, उनको कम से कम, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? एटलीस्ट। तो उनको ऐसे कैपेबल बनाया जाए कि वो एक साल में कम से कम 1 लाख रुपया कमा सके। तो लखपति मतलब कम से कम एक साल में 1 लाख रुपए कमाने के उनको काबिल बनाना है। लखपति दीदीज होंगी जो जो वो वमेन होंगी, उनकी जो एनुअल अर्निंग होगी 1 लाख या उनसे ज्यादा होगी, मतलब लैक्स में होगी। लखपति दीदी स्कीम के अंदर जो भी वमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिलोंग करती हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा कि उनके जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, जो उनकी छोटी एंटरप्राइजेस है, उनको स्किल डेवलपमेंट के साथ, मतलब कि उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाए सो दैट वो जो भी उनके पास आर्ट है या जो भी उनका कैलिबर है वो स्किल डेवलपमेंट के साथ एक माइक्रो एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट कर सके। इस इनिशिएटिव के अंदर नेक्स्ट 2 इयर्स में 25 मिलियन, कितनी? 25 मिलियन रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वमेन को लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। क्या प्रोवाइड की जाएगी? लाइवलीहुड सपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लखपति दीदी इनिशिएटिव से जो आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट्स हैं जो किसी भी इनिशिएटिव के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। कौन उसको पब्लिश कर रहा है या वो स्कीम किसकी है, कि उसका एम क्या है, क्या उसमें टारगेट्स रखे गए हैं। तो हमने हर चीज इसमें कवर की है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज की जाती है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी कि यूएनएसडीएसएन। यूएनएसडीएसएन इसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज की जाती है। इंडिया की जो 2023 की रैंकिंग है वो है 126। कितनी है? 126। कितनी कंट्रीज में से? 146 कंट्रीज में से। तो 146 में से इंडिया का रैंक है 126। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री, मतलब कि जिसका रैंक 1 है, वो कौन सी कंट्री है? फिनलैंड। तो आपको इंडिया की रैंकिंग के साथ साथ ये भी याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है। इसके बाद ये जो एप्लीकेशन, ये जो पब्लिकेशन है, ये कब रिलीज की जाती है यानी कि कितने टाइम बाद, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एनुअली रिलीज की जाती है यानी कि साल के बाद रिलीज की जाती है। ये जो रिपोर्ट है किस बेसिस पे रैंकिंग देती है, किस डेटा के बेस पे? तो एक ग्लोबल सर्वे किया जाता है, पूरी दुनिया का लोगों का सर्वे किया जाता है जिसमें अभी रिसेंट करंटली 150 कंट्रीज इन्वॉल्व है। 150 कंट्रीज की वहां के लोगों का एक सर्वे किया जाता है। लोग खुद से असेसमेंट करते हैं, खुद से देखते हैं कि हम कितने खुश हैं, और उनका जो इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा है वो भी लोग खुद शेयर करते हैं। इस रिपोर्ट में मेनली 6 की फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 6 की फैक्टर्स जो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं? सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, उसके बाद फ्रीडम,
जेनरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन। जो भी कॉमन चीजें होगी कि ये अगर चीजें किसी भी कंट्री में किसी भी नेशन में प्रेजेंट होगी तो वहां के लोग खुश होंगे। ऐसे ही ये 6 फैक्टर्स हैं, सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी, एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक न्यूज थी। आगे बात करते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि 7 मित्र पार्क्स बनाए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे। 17 मार्च को ये डिक्लेरेशन की गई है कि 7 पीएम मित्रा, जिसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल्स मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। तो मित्रा की ये फुल फॉर्म है। और ये जो 7 मित्रा पार्क्स है कहाँ कहाँ पे वो किए जाएंगे, इस्टेब्लिश किए जाएंगे, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, उसके बाद महाराष्ट्र में, देन गुजरात में, देन मध्य प्रदेश में और देन उत्तर प्रदेश में। तो साउथ से आपने चलना है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ये जो मित्रा पार्क से ये सेटअप किए जाएंगे। इससे होगा क्या, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे होगा क्या, बिग पुश मिलेगा किसको, टेक्सटाइल सेक्टर को। जो टेक्सटाइल सेक्टर है जिसमें स्पिनिंग, वीविंग, केमिकल प्रोसेसिंग और उसके बाद निटिंग, गारमेंटिंग, हर चीज टेक्सटाइल के रिलेटेड जिसमें काम किया जाता है, टेक्सटाइल सेक्टर को पुश करने के लिए, उसको और डेवलप करने के लिए ये पार्क्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इन पार्क्स को स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ऐसे इतने अच्छे ये पार्क्स डेवलप किए जाएंगे कि ये मैसिव इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे, इन्वेस्टर्स को खुद ब खुद अट्रैक्ट करे और लैक्स की अमाउंट में ये जॉब्स क्रिएट करे। तो इसमें क्या क्या हो गया, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं एक और इंडेक्स की जिसका नाम है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो जो जीटीआई है ये कौन रिलीज करता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि आईईपी। इसके जो पब्लिकेशन में डेटा यूज होता है वो कहां से, कौन सा डेटा यूज होता है, टेररिज्म ट्रैकर एंड अदर सोर्सेज। तो टेररिज्म को ट्रैक किया जाता है और बाकी सोर्सेज को यूज करके उसके बेस पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, जो जीटीआई है, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है जो कि 163 कंट्रीज पर टेररिज्म के इंपैक्ट को स्टडी करती है। इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का रैंक है 13वां रैंक है इंडिया का। और जो इंडिया का रैंक है पिछले साल से बहुत ही कम मार्जिनल डिक्रीज हुआ है, यानी कि ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। और एक अनफॉर्चुनेट पॉइंट आपको याद रखना है कि इंडिया 25 वर्स्ट हिट नेशंस, मतलब कि जो कंट्रीज में टेररिज्म का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, 25 ऐसी कंट्रीज, उसमें इंडिया भी आती है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है हम लोगों के लिए, लेकिन आपको याद रखना है कौन रिलीज करता है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। आगे बात करते हैं रिट की। तो अब रिट की बात हम क्यों कर रहे हैं, रिसेंटली पंजाब में एक इंसिडेंट देखने को मिल रहा है अमृतपाल सिंह के बारे में। तो पंजाब एंड हाई कोर्ट ने एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब को एक नोटिस भेजा है, हेबियस कर्पस पिटीशन। तो हेबियस कर्पस पिटीशन है क्या, उसके बारे में एक हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो स्टैटिक पोर्शन है। यहाँ पे आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि पंजाब में रिसेंटली हेबियस कर्पस पिटीशन किस डिटेनी पे लगाई गई है, नहीं, आपको क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में स्टैटिक क्या, उसका जो कंसेप्ट क्या है। तो अभी हम कंसेप्ट देखते हैं कि रिट्स है क्या। तो जो रिट होती है, रिट एक ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट्स देती हैं, कोई भी अदालत देती है। किस वजह से, इसका मोटिव क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो सिटीजन नहीं है,
उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, उस चीज को बचाने के लिए कुछ ऑर्डर्स कोर्ट देती है, जिसको रिट बोला जाता है। रिट क्या है? रिटन ऑर्डर्स। तो रिटन ऑर्डर की एक शॉर्ट फॉर्म हो गई रिट, जो कि या तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू करती है या फिर हाई कोर्ट ऑर्डर करती है, जो इंडियन सिटीजन्स को भी उसको भी डायरेक्ट कर सकती है, या हम बोल सकते हैं कि ये किसके लिए है, या तो सिटीजन्स के लिए भी है, और या फिर ये गवर्नमेंट को भी इशू किया जा सकता है, किसी प्राइवेट पार्टी को भी इशू किया जा सकता है। बेसिकली इसका मोटिव क्या है आपको पता होना चाहिए, कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ये किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट होने से बचाने के लिए, कि किसी भी सिटीजन का या एलियन का अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट देती है, तो उसको बचाना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का धर्म है, तो उसी के लिए रिट इशू की जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, कि रिट के केस में हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावर्स होती हैं। तो बेसिकली जो ये रिट्स हैं, ये 5 टाइप की होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज हेबियस कर्पस। हेबियस कर्पस का एक्चुअली मतलब क्या है, अगर आप लेमैन लैंग्वेज में समझो तो हेबियस कर्पस क्या है, सपोज किसी भी इंसान को किसी वारंट के अंडर पुलिस ने पकड़ा, तो उसको कोर्ट ऑर्डर देती है कि कोर्ट के सामने उस इंसान को पेश किया जाए। तो इतना सिंपल आपको समझना है कि किसी भी डिटेनिंग को कोर्ट अपने सामने पेश करने के लिए एक नोटिस, एक ऑर्डर इशू करती है, जिसको हेबियस कर्पस बोला जाता है। ये जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये जो रिट है हेबियस कर्पस की, ये स्टेट के अगेंस्ट भी इशू कर सकती है, या फिर किसी प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू कर सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये वाली रिट किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है। तो हेबियस कर्पस स्टेट और प्राइवेट अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट इशू की जा सकती है। लेकिन अगर वो जो डिटेंशन है, मतलब अगर वो अरेस्ट है, कोर्ट कोई भी खुद ही वो ऑर्डर करे, पुलिस ना ऑर्डर करे, कोर्ट ही ऑर्डर करे, तो हेबियस कर्पस इशू नहीं की जा सकती। किसी भी चीज का कैन और कैन नॉट दोनों आपको पता होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। नेक्स्ट जो रिट है, नेक्स्ट जो रिट है वो है मेंडेमस। मेंडेमस क्या होता है ये हम समझते हैं अब। तो मेंडेमस क्या है? मेंडेमस सेकंड टाइप की रिट है, ये एक टाइप का ऑर्डर है ये भी, जो कि कोर्ट्स किसको देती हैं? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को। किसको देती है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को, कि आपको ये एक्शन करना है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। यानी कि मेंडेमस एक टाइप का ऐसा ऑर्डर है कि कोर्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को ऑर्डर देती है कि आपको ये काम करना है, सो दैट लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। मेंडेमस जो रिट है, ये एक पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, किसी भी ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, कॉर्पोरेशन या फिर लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट यानी कि जो हाई कोर्ट है उससे नीचे जितनी भी कोर्ट्स आती हैं, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी के लिए इशू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट भी आती है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे जो उसकी लोअर कोर्ट होती है, हाई कोर्ट, उसके लिए उसको भी मेंडेमस इशू कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जो आपको मेन पॉइंट आपको याद रखना है, कि जो मेंडेमस है वो हेबियस कर्पस की तरह किसी भी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हेबियस कर्पस तो जो स्टेट है और प्राइवेट अथॉरिटी है दोनों की अगेंस्ट इशू की जा सकती है, लेकिन जो मेंडेमस है ये ट्रिब्यूनल्स, लोअर कोर्ट्स, कॉर्पोरेशन या पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट ही इशू की जाती है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट इशू नहीं की जाती। थर्ड नंबर पे है प्रोहिबिशन। तो जो प्रोहिबिशन है ये थर्ड टाइप की रिट है। प्रोहिबिशन क्या होता है? आप एक इंग्लिश का वर्ड हम बोलते हैं ये चीज प्रोहिबिटेड है, यानी कि वो चीज मना है। सिमिलरली प्रोहिबिशन जो रिट है ये हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट को या फिर किसी भी ट्रिब्यूनल को, कब?
कि जब हायर कोर्ट को ये लगे कि जो लोअर कोर्ट है या फिर कोई भी ट्रिब्यूनल है वो अपनी जुरिस्डिक्शन यानी कि वो अपनी पावर से ज्यादा कोई भी काम कर रही है, अगर उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो जिस लिमिट्स में है उसकी अगर बाउंड्री कोई भी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल क्रॉस करे तो हायर कोर्ट प्रोहिबिशन रिट के द्वारा उसको मना कर सकती है, उसको प्रोहिबिट कर सकती है। बेसिकली बस मना करना है। तो आपको ये तीनों रिट्स का आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो रिट है उसके बारे में बात करते हैं, सर्टियोररी। सर्टियोररी क्या होती है? कोर्ट ये रिट इशू करती है, किसको? लोअर कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को। किसके लिए? कि कुछ अगर कोई केस कुछ ऐसा हायर कोर्ट फील करे कि लोअर कोर्ट के आगे ये केस पेंडिंग है कुछ केसेस में, लेकिन वो केस कहीं और ट्रांसफर करना चाहिए, तो सर्टियोररी के द्वारा, इस ऑर्डर के द्वारा ये काम किया जाता है। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को बोलती है कि ये केस आपको ट्रांसफर करना चाहिए, करना पड़ेगा। उसके बाद है कुओ वारंटो। कुओ वारंटो फिफ्थ टाइप की रिट है। ये कोर्ट्स इशू करती हैं किसके लिए? टू प्रिवेंट द असर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसेज। अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, उसके कुछ अगेंस्ट करता है, तो कुओ वारंटो इशू की जाती है। कुओ वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, आप किस अथॉरिटी से ये काम करते हैं। तो ये आपकी पांचों टाइप की रिट थी, आपको पता होना चाहिए, आपके पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं करोल रिपोर्ट की। तो करोल रिपोर्ट क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये करोल रिपोर्ट है ये सेलिब्रिटीज की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट है। जो भी सेलिब्रिटीज हैं उनकी ब्रांड वैल्यूएशन क्या है वो ये करोल रिपोर्ट के अंडर दिया जाता है। इसमें सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इस बार इंडिया का मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी है जो 2022 का, वो विराट कोहली नहीं है। वो कौन है? एक्टर रणवीर सिंह। विराट कोहली जो कि एक इंडियन क्रिकेटर हैं, इन्होंने ये टॉप स्पॉट 5 सालों से ऑक्युपाई किया हुआ था, लेकिन रणवीर सिंह ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है और रणवीर सिंह अभी फर्स्ट नंबर पे है अकॉर्डिंग टू द करोल रिपोर्ट। सेकंड नंबर पे विराट कोहली है, थर्ड नंबर पे अक्षय कुमार है और आलिया भट्ट है जो कि इंडियन सिनेमा के एक्टर्स हैं, इंडियन एक्टर्स हैं। उसके बाद एक फॉर्मर क्रिकेटर MS धोनी, ये 6th रैंक पर है। सचिन तेंदुलकर है, वो टॉप 10 में पहली बार एंट्री मिली है उनको और उनका रैंक क्या है? 8th। इसके अलावा साउथ इंडियन स्टार्स हैं कौन? एक तो अल्लू अर्जुन जो कि एक्टर हैं, एक रश्मिका मंदाना। इन दोनों ने भी टॉप 25 मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटीज में इनको एंट्री मिली है और ये एंट्री उनको फर्स्ट टाइम मिली है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट नंबर पे है रणवीर सिंह जो कि 5 सालों से विराट कोहली थे, तो इसलिए ये चेंज इतने सालों बाद आया है, तो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। आगे हम बात करते हैं INS इंद्रोथ के बारे में जो कि इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। ये उनकी एक जो शिप्स हैं, जो वो 8 शिप इंडिजीनियस उनकी शिप वो बनाएंगी। कौन बनाएगा इनको? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। कौन बनाएगा? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में है। तो ये 8 इनकी एक सीरीज बनेगी 8 शिप्स की, उसमें से INS इंद्रोथ है जो वो सेकंड नंबर की शिप है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका रोल क्या है? इसका मेन एम क्या रहेगा कि जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट होती हैं ये करेंगी क्या? एंटी सबमरीन ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगी। एंटी सबमरीन ऑपरेशंस कहाँ पे? कोस्टल वाटर्स में, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस में और माइन लेयरिंग ऑपरेशंस में। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर हम इसकी पावर की बात करें कि इसको पावर का जो मीडियम है वो क्या है, तो 3 डीजल ड्रिवन वाटर जेट्स हैं जो इसको पावर देंगे। इसके बाद जो ये शिप है इसकी जो कैपेसिटी है 25 नॉट्स स्पीड की इसकी कैपेसिटी है और ये लाइट वेट टॉर्पीडोज, ASW रॉकेट्स और माइंस ये सब चीजों को कैरी करेगी।
तो आपको ये याद रखना है, नाम याद रखना है, कौन सी सीरीज का पार्ट है, कौन से नंबर की ये शिप है, सभी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। इंडिया ने अभी फिलहाल एक मतलब इंडिया के बारे में एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज लॉरेंस बर्किली नेशनल लेबोरेटरी ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव कर सकता है कब तक, 2047 तक। जब इंडिया की इंडिपेंडेंस को 100 इयर्स पूरे हो जाएंगे तब इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस भी अचीव कर सकता है बाय द ईयर ऑफ 2047। ये स्टेटमेंट दी किसने है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज लॉरेंस बर्किली नेशनल लेबोरेटरी ने। इस स्टडी का क्या नाम है, किस स्टडी के अंडर ये पब्लिश की है? पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का एक बहुत ही उनका एक बहुत ही एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट है, आत्मनिर्भर भारत। और इन्होंने ये भी बोला है इस रिपोर्ट के अंदर कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए आगे आने वाले 10 सालों में। डिकेड का एक पीरियड होता है 10 सालों का। इस स्टडी में ये भी शो किया गया है कि इंडिया की जो एनर्जी इंडिपेंडेंस पाथवे है, इसमें पावर सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि पावर सेक्टर्स को 500 गीगावाट से ज्यादा नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 2030 तक इन्वॉल्व उनमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी ये जो मिशन है, ये जो एम है, ये अचीव किया जाएगा। ये जो गोल है कि जो पावर सेक्टर है ये 500 गीगावाट इंस्टॉल करेगा नॉन फॉसिल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी, ये गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दिया है। इसके बाद जो ये जो एम है, ये अचीव करने के बाद 80% क्लीन ग्रिड डेवलप किया जाएगा 2040 तक और 90% पहुंच जाएगा 2047 तक। तो आपको ये जो डेटा है कि 2030 तक कितना होगा, 2040 तक कितना होगा, 47 तक कितना होगा, ये जो कौन सी स्टडी है, किसने पब्लिश की है, ये सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं जील इंडिया के बारे में। अब जील इंडिया है क्या? सबसे पहले तो आप ये समझो जील इंडिया की लोकेशन क्या है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जील इंडिया मैप में कि जील इंडिया न्यूजीलैंड के पास है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है। तो जील इंडिया की सबसे पहले तो आपको लोकेशन ये हमने देखी है पिक्चर में। साइंटिस्ट ने ये पहले काफी साल पहले भी एक स्टेटमेंट आई थी कि जो जील इंडिया है ये एक नया कॉन्टिनेंट है। तो अभी ये डिस्कवर किया गया है कि जो जील इंडिया है इसको अब 8वां कॉन्टिनेंट की तरह, वर्ल्ड का 8वां कॉन्टिनेंट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अभी फिलहाल जो वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है इसके साथ 8वां कॉन्टिनेंट रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिसका नाम होगा जील इंडिया, जिसकी हमने यहाँ पर लोकेशन भी देखी है न्यूजीलैंड के पास। इसका जो जील इंडिया का पार्ट है जो पानी से ऊपर है, जो अबव द वाटर है, वो तो न्यूजीलैंड का नॉर्थ और साउथ आइलैंड की फाउंडेशन बनाएगा और इसके साथ साथ न्यू कैलेडोनिया का आइलैंड भी बनेगा। तो जो ये पार्ट है ये न्यूजीलैंड का नॉर्थ और साउथ आइलैंड की तरह इसको देखा जाएगा और न्यू कैलेडोनिया की तरह एक आइलैंड बनाया जाएगा की तरह देखा जाएगा। ये जो डिस्कवरी है इसके हेल्प से जो जियोलॉजिस्ट हैं ये अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी समझ सकते हैं कि जो प्लैनेट है अर्थ एज अ प्लैनेट वो कैसे बना। इसके बारे में कुछ और अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखें कि जो ये जील इंडिया है ये अब एकदम से आप बोलोगे कहाँ से आ गया, ये एकदम से नहीं आता कभी भी। हमारे अगर आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज कभी आपने पढ़ी हैं तो वहां पे ये चीज मेंशन है कि हमारा जो एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट है, एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट, उसका नाम है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का ही एक बार पहले, काफी सदियों पहले पार्ट था। इस न्यू कॉन्टिनेंट का बहुत मेजोरिटी पार्ट पानी के नीचे था। वो पानी के नीचे 6560 फीट की डेप्थ पे था, जो कि हो जाती है अराउंड 2 किलोमीटर्स।
पानी के नीचे था, अभी ये डिस्कवर किया गया है। इस डिस्कवरी के बाद इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज द 8th कॉन्टिनेंट, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि जो फॉर्मर अग्निवीर्स हैं उनको 10% रिजर्वेशन दी जाएगी। कहां पर? CISF में। CISF क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। वहां पर फॉर्मर अग्निवीर्स को, यानी कि जो अग्निवीर से रिटायर हो जाएंगे, उनको 10% रिजर्वेशन दी जाएगी। ये जो रिजर्वेशन है ये पहले BSF ने भी अनाउंस की थी, उन्होंने भी अनाउंस की थी, अब ये CISF के लिए भी अनाउंस कर दी गई है। उनको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन कहाँ दी जाएगी? एक तो अपर एज लिमिट में, और उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी एग्जम्प्ट किया जाएगा। एग्जम्प्ट मतलब उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इनकी जो अपर एज लिमिट होगी, जो अग्निवीर का पहला बैच होगा, वो तो अप टू 5 इयर्स उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी, 5 साल तक, और जो बाकी बैचेस होंगे उनको अप टू 3 इयर्स रिजर्वेशन रिलैक्सेशन दी जाएगी। ये जो मेन इसका जो मोटिव है वो यही है कि जो अग्निवीर स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी उसको, और उसमें लोगों को एनकरेजमेंट मिले कि वो रिटायरमेंट के बाद उनको एक और बेनिफिट दिया जाएगा कि और वो फोर्सेस में सर्व करना चाहे तो वहां पर वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी कि JSPL को रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है कि वो हम BIS सर्टिफाइड हो गए हैं। इंडिया की पहली फायर रेजिस्टेंट, इंडिया की पहली फायर रेजिस्टेंट स्टील स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनको BIS सर्टिफिकेशन मिल गई है। कहां पर वो बनेगा? उनकी जो रेल मिल है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, वहां पर उनको ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए BIS से सर्टिफिकेशन मिली गई है, और ये पहली ऐसी स्टील कंपनी है जिसको ऐसा सर्टिफिकेट मिला है। ये जो BIS की सर्टिफिकेशन होती है, ये जो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जो कैपेबिलिटी होती है टेम्परेचर को विदस्टैंड करने की, वो अप टू 600 डिग्री सेल्सियस, उनकी 600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वो विदस्टैंड कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं 3 घंटे तक। तो ये जो स्टील है अभी करंटली इंपोर्ट करता है इंडिया, लेकिन अभी अब से जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो कंपनी है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर भी करेगी। न्यू BIS 15103 ग्रेड की जो स्टील होगी, या इसका यूज कहाँ किया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, यानी कि इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हो गए, रिफाइनरीज, ब्रिज, मेट्रो प्रोजेक्ट, यहाँ पर कमर्शियल यूज होगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी यूज हो सकता है, और स्टील और पावर प्लांट में भी इसका यूज किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अब से फायर रेजिस्टेंट स्टील कौन सी कंपनी इंडिया में बनाएगी? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, और ये छत्तीसगढ़ में उनकी रेल मिल है, वहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने समझना क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, लेकिन जो न्यूज थी वो ये थी कि ICC ने एक अरेस्ट वारंट इशू किया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट। किसकी वजह से? कि उन्होंने यूक्रेन में जो वॉर क्राइम्स किए हैं उसके लिए उनके अगेंस्ट एक वारंट इशू किया गया है, अरेस्ट वारंट। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है कि ICC है क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो ICC है ये ICJ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां से ये डिफरेंट है। तो जो ICC है इसको सेट किया गया था जुलाई 2002 में। कहां पर? किस ट्रीटी के अंडर? रोम ट्रीटी ऑफ 1998 के अंदर। ये अकेला ऐसा परमानेंट ग्रुप है, यहाँ पे वर्ड का यूज किया गया है ओनली, तो ओनली परमानेंट कोर्ट है जो कि लोगों को उन क्राइम्स के लिए सजा दे सकती है अगर वो कोई भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम करे, कोई वॉर क्राइम्स हो, या फिर कोई भी क्राइम्स हो, अग्रेशन मतलब किसी को भड़काया जा रहा हो मास लेवल पर। एट प्रेजेंट इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 123, जिसमें जो मेन कंट्रीज हैं USA, चाइना और इजराइल, ये पार्ट नहीं है।
ये पार्ट नहीं है। टोटल 123 अभी मेंबर हैं करंटली, लेकिन यूएस, चाइना और इजराइल इसके मेंबर्स नहीं है। आईसीसी के हेडक्वार्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट कहां पर है? हेग नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में आईसीसी के हेडक्वार्टर्स हैं। अगर हम आईसीजे की बात करें, आईसीजे क्या है? वो यूनाइटेड नेशन की कोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट्स के बारे में डिस्प्यूट्स को सुनती है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं बाल स्वराज पोर्टल की। बाल स्वराज पोर्टल है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये किसने डेवलप किया है, किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये किया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने। बाल स्वराज पोर्टल है क्या? ये एनसीपीसीआर ने लॉन्च किया है। किसके लिए? ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की जो भी बच्चे, ये कहा किसके लिए स्पेशली क्या किया गया है, बनाया, लॉन्च किया गया है चिल्ड्रन के लिए। तो चिल्ड्रन को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। अगर किसी भी वो बच्चे जिनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, रियल टाइम बेसिस पे उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस पोर्टल के मेनली 2 फंक्शंस होंगे। क्या क्या? कोविड केयर और CISS। कोविड केयर क्या है? कोविड केयर लिंक उन बच्चों को प्रोटेक्शन देगा जिनके पेरेंट्स, एक या फिर दोनों पेरेंट्स कोविड-19 के पेंडेमिक में उनकी डेथ हो गई है मार्च 2020 में, या फिर वैसे अगर उस टाइम पे किसी भी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई है। जो CISS है, जो CISS वाला पोर्शन है, उसका क्या काम होगा? जो भी बच्चे स्ट्रीट सिचुएशंस में हैं, अगर आपको बाहर कोई भी ऐसे सिचुएशन में बच्चे मिलते हैं जो जैसे भीख मांग रहे हैं, जो आपको वल्नरेबल कंडीशन में दिखते हैं, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। तो उनका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होगा इस वाले कंपोनेंट में। ये जो पोर्टल है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है। उस स्कीम का नाम है मिशन वत्सल्य। तो मिशन वत्सल्य के अंडर ये लॉन्च किया गया है। पहले मिशन वत्सल्य का नाम था इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जो कि 2009-10 में लॉन्च की गई थी, बच्चों को डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में सपोर्ट करने के लिए। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है? यहाँ पे हमने देखा था NCPCR ये है। लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें कि जो NCPCR है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। बाल स्वराज पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री का है, कौन इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, क्या इसमें काम किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एक और रिपोर्ट के बारे में। आई नो इस हफ्ते में बहुत रिपोर्ट्स हैं, बट कांट हेल्प, आई एम सॉरी। वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022, ये एक नई रिपोर्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम ने लॉन्च की है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज की है। ये इसका 24th इशू है, 24वां इसका इशू है, पहली बार रिलीज नहीं की गई है। ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इंडिया की सेक्स रेशो क्या होती है कि 1000 मेल के पीछे कितनी फीमेल्स हैं। अगर हम 1000 मेल्स देखें तो उसके बराबर कितनी फीमेल्स हैं। तो जो फीमेल टू 1000 मेल्स की रेशो है उसको बोलते हैं सेक्स रेशो। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया की सेक्स रेशो है, जो काफी टाइम से बहुत अच्छी नहीं थी, वो ये मान रही है, ये रिपोर्ट मान रही है कि वो अभी आने वाले टाइम में 952 हो जाएगी बाय द ईयर ऑफ 2036। 2036 तक 1000 लड़कों के पीछे 952 लड़कियां हो जाएंगी, जो कि 2011 में 943 थी। तो ये इतना सा जंप मिलेगा। ये रिपोर्ट बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। तो ये रिपोर्ट का डाटा है, हालांकि ये अभी भी इतना अच्छा डाटा नहीं है, बट एनी हाउ कुछ इंप्रूवमेंट तो देखने को मिल ही रही है। आगे बात करते हैं
गेल इंडिया ने शेल एनर्जी इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस बेसिस, किस टॉपिक पर? इथेन सोर्सिंग पर। इथेन है क्या, तो क्या है इसके अंदर, वो काम वो देखते हैं। जो भी इथेन या इसके और हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके प्रोस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया जाएगा इस वाले एमओयू के अंडर। इसका मेन यूज क्या होता है? ये पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक है, पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक होता है ये, जो कि पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल के बाकी कंपोनेंट से, मतलब जो नेचुरल गैस है उसके बाकी कंपोनेंट से सेपरेट की जाती है मोस्ट वेल डेवलप्ड गैस फील्ड्स में। और जो इथेन है इसका जो मेन यूज कहाँ पे होता है? अगर हम इथेन के यूज की बात करें तो इथेन का मेन यूज होता है इथिलीन प्रोड्यूस करने में, जिसको आगे भी और प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। तो बस आपको यही याद रखना है कि इथेन सोर्सिंग के लिए कौन कौन सी कंपनीज का एमओयू साइन हुआ है। आगे बात करते हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 की। सो रिसेंटली 2023 की M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट रिलीज हुई है, जो किसने की है? दो पार्टीज करती हैं, एक तो हुरून इंडिया एंड M3M इंडिया, ये दोनों पार्टीज इसको मिलकर रिलीज करती हैं। जो रिलायंस के चेयरमैन हैं, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, रिलायंस के चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। वो ओनली इंडियन है वर्ल्ड के टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में, और इनका वर्ल्ड में टोटल रैंक इस लिस्ट के अकॉर्डिंग कितना है? 9th। तो जो मुकेश अंबानी जी हैं ये वर्ल्ड के 9th रिचेस्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू हुरून रिच लिस्ट 2023। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग टॉपर कौन है? इलॉन मस्क, उसके बाद जेफ बिजोस, उसके बाद बर्नार्ड अर्नोल्ड, उसके बाद बिल गेट्स। ये कुछ नाम है, आपको सभी याद रखने, बस आपको क्या क्या याद रखने, यहाँ पे आप याद रख सकते हो। एक तो इलॉन मस्क जो कि टॉप पे है, उसके बाद जेफ बिजोस सेकेंड पे, और थर्ड नंबर पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड, बस। और एक आपको याद रखना है मुकेश अंबानी जी का रैंक, वो कितना है? 9th। इंडियन की अगर इस लिस्ट में बात करें कि इंडियन बिलियनियर्स कौन कौन है, वो है गौतम अदानी, जो कि अभी भी काफी न्यूज में चल रहे थे हिडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से, और उनकी फैमिली, उनका रैंक कितना है? 23। उसके बाद साइरस पूनावाला, इनका रैंक है 46। उसके बाद शिव नदार एंड फैमिली, रैंक 50। और लक्ष्मी मित्तल जिनका रैंक है 76। तो ये आपको सभी याद रखने हैं कि कौन कौन इंडियंस इस लिस्ट में इन्वॉल्व है। यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ, ये वहां से ही उनकी जो एक्चुअल लिस्ट है वहां से ही लिया गया है, गौतम अंबानी एंड फैमिली का रैंक और मुकेश अंबानी का रैंक, और वेल्थ क्या है ये हमने देख लिया है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट की, जिसका नाम है, नेक्स्ट रैंकिंग की, जिसका नाम है क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग्स 2023, जिसमें टोटल 44 इंडियन प्रोग्राम्स फीचर हुए हैं टॉप 100 में। तो टॉप 100 में 44 इंडियन प्रोग्राम्स हैं। ये काफी प्राउड की बात है, लेकिन और मतलब जो इम्प्रूवमेंट है वो तो हमेशा ही होनी चाहिए। तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में टोटल 44 प्रोग्राम इंडियन है जो इसमें फीचर किए गए हैं। 2022 की अगर बात करें तो सिर्फ 35 थी। तो 35 से हमने जो हमारा जो अभी पहले कितने थे? 35, अभी वो कितने हो गए हैं बढ़ के 44। तो आपको याद रखना है 35 से अब 44 हो गए हैं। इसमें जो रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रैंक है 49, और आईआईटी बॉम्बे के मैथमेटिक्स को 92 रैंक दिया गया है। इसकी भी हम एक लिस्ट देख लेते हैं, ये इनके लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है, इसका मैथमेटिक्स का प्रोग्राम है 92, आईआईटी मद्रास है 98 पे, आईआईटी दिल्ली है 49 पे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर का इंजीनियरिंग ये है। उसके बाद जो आर्ट्स के हैं, जेएनयू का सोशियोलॉजी 68 पे है,
और 91 पे है सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो आपको याद रखना है। इसके साथ साथ और आपको क्या याद रखना है कि इंडिया सेकंड मोस्ट रिप्रेजेंटेड है एशिया में, एशिया के कॉन्टिनेंट में, नंबर ऑफ रैंक्ड यूनिवर्सिटीज के बाद देखें, और फर्स्ट नंबर पे है चाइना। तो आपको ये याद रखनी है दोनों चीजें। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, वो न्यूज में थे और वो क्यों न्यूज में थे। सबसे पहले है हमारे पास अमृतसर, जो कि है पंजाब में। पर ये अमृतसर पंजाब, जो पंजाब का अमृतसर है, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि वहां पर फर्स्ट लेबर 20 मीटिंग हुई थी 19 से 20 मार्च तक। 19 से 20 मार्च तक ये जो लेबर 20 मीटिंग है, ये G20 का एक इनिशिएटिव है। इस बार आप जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, हमने कम से कम 20-30 बार तो ये बात रिपीट कर ही ली है। इसमें होता क्या है, जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं G20 नेशंस के। G20 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि लेबर रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया इस बार, इंडिया की लार्जेस्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका क्या नाम है भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ ने इस बार ये मीटिंग होस्ट की थी इंडिया की बाकी लीडिंग ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर। तो आपको याद रखना है कि जो लेबर 20 मीटिंग है वो इस बार कहाँ पे हुई है, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असम की। असम इसलिए न्यूज में था क्योंकि असम के चीफ मिनिस्टर ने एक, जो हमने लाइफ मिशन काफी टाइम पहले न्यूज में था, वो हमने डिस्कस भी किया था, वो असम में भी अब लॉन्च कर दिया गया है। ये एक ग्लोबल मास मूवमेंट है जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंडर ये मास मूवमेंट लॉन्च की गई है। तो जो लाइफ है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अब ये असम में, असम की जो स्टेट है वहां पर भी लॉन्च कर दिया गया है। तो लाइफ की क्या फुल फॉर्म है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो लाइफ की हमने डिटेल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम रिपीट नहीं करेंगे। आगे हम बात करते हैं नागपुर की, जो कि महाराष्ट्र में है। नागपुर में C20 यानी कि सिविल 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग हुई थी 20 से 21 मार्च के बीच में। C20 भी G20 का ही एक पार्ट है, C20 मीटिंग भी G20 मीटिंग्स का ही एक पार्ट है। यहाँ पर पूरे दुनिया से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, लोगों की वॉइसेस, लोगों की एस्पिरेशंस प्रेजेंट करती है G20 लीडर्स के सामने। ये जो मीटिंग है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, हेल्थ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट, अलग अलग वेरियस जो डाइवर्स इनमें टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली प्लेस की, जो है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भुवनेश्वर है जो, वहां पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने एक ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर का नींव पत्थर रखा है, और इसके साथ साथ एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी नींव पत्थर रखा गया है। और ये दोनों ही कहाँ पर बनेंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर है और इसके साथ जो एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर बनेगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्किम के गैंगटॉक के बारे में। सिक्किम का जो गैंगटॉक है, जो सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक, ये न्यूज में किस लिए थी, क्योंकि वहां पर B20 कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई है। अब B20 क्या है, G20 का ही एक पार्ट है। इसमें क्या किया जाएगा, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो एक्सप्लोर की जाएंगी, किस किस फील्ड में, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, फार्मास्यूटिकल्स में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो ये सभी इसमें जो टॉपिक्स है ये कवर किए जाएंगे। इस इवेंट में 22 कंट्रीज के डेलीगेट्स इकट्ठे आते हैं। इंडिया के 100 से भी ज्यादा डेलीगेट्स आए थे, जिन्होंने सिक्किम का पोटेंशियल, कि सिक्किम का इन सेक्टर्स में, जो ये सेक्टर्स हैं, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग,
इनमें सिक्किम का क्या पोटेंशियल है वो शो किया था। हमने कुछ दिन पहले सिक्किम के ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में डिस्कस भी किया था। सिक्किम अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से काफी न्यूज में रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर इसलिए न्यूज में था क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और नेचुरल फार्मिंग इनॉग्रेट हुई थी। ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका थीम क्या था? नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग इन्वायरमेंट एंड रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी मणिपुर के सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी, उनकी एग्जीबिशन लगाई गई थी मणिपुर के भी, और जो बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, ये सबके जो किसान हैं उनके प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन लगाई गई थी। आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड क्यों न्यूज में था? क्योंकि उत्तराखंड में पूरे एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड के देवस्थल में। तो आपको याद रखना है, इस जो ये मिरर है यहाँ पर 4 मीटर डायामीटर का एक रोटेटिंग मिरर, जो कि ऐसे रोटेट करेगा, घूमेगा, उसको इंस्टॉल किया गया है, जो कि लिक्विड मरकरी की बहुत ही पतली लेयर से बना है। ये मिरर करेगा क्या? लाइट को कलेक्ट करेगा, फोकस करेगा, और उसकी हेल्प से जो एस्टेरॉइड्स हैं, स्पेस डेब्रिस है, यानी कि जो स्पेस में वेस्ट होता है, और जो और सेलेस्टियल बॉडीज हैं हिमालयस की, उसको ये ऑब्जर्व करेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु इसलिए न्यूज में था क्योंकि बेंगलुरु में 2023 एडिशन SAFF चैंपियनशिप का वहां पर होस्ट किया जाएगा। जो SAFF चैंपियनशिप है, इसकी क्या फुल फॉर्म है? साउथ एशियाज मर्क्यू इंटरनेशनल टूर्नामेंट। इंडिया ये टूर्नामेंट 4th टाइम होस्ट करने वाला है। तो ये अगर आपको स्टेटमेंट आती है कि ये ऐसा जो टूर्नामेंट है इंडिया में पहली बार होस्ट किया जा रहा है, तो ये गलत है। इंडिया में ये 4th टाइम होस्ट किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं पुणे की। पुणे इसलिए न्यूज में था क्योंकि पुणे में रिसेंटली अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, जिसका नाम है एफिंडेक्स। AF, यहाँ पर मैं आपको बता दूं याद करने का तरीका, A और F ये क्या है? अफ्रीका। AI और N ये क्या है? इंडिया। DEX क्या है? सॉरी, IND क्या है? इंडिया। और EX क्या है? एक्सरसाइज। तो अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके बाद जो अब देखते हैं कि ये इसका एम क्या था। तो इसका एम था इंडिया और अफ्रीका की मिलिट्री टाइज को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग बनाना इंडिया और अफ्रीका में। इसमें 20 अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो आपको याद रखना है एफिंडेक्स कहाँ पे हुई है? पुणे में। और 20 अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। क्या हुआ है? इसका एम क्या था? मिलिट्री टाइज को स्ट्रेंथन करना। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु इसलिए न्यूज में था क्योंकि तमिलनाडु ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि तमिलनाडु के इरोड, एक मिनट में कलर चेंज करती हूँ पॉइंटर का, इरोड नाम की जगह पर तमिलनाडु का 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आने वाला है, बनने वाला है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि वहां का जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी तमिलनाडु की। और इसके ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बारे में अगर आपको एक दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, और कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को ये कनेक्ट भी करता है, इन दोनों के में कनेक्टिंग पॉइंट की तरह भी काम करता है। तो आपको याद रखना है कि 18th जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर आएगी? ये इरोड में। क्या नाम है उसका? थंथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कौन सी स्टेट में है? कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में। और अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि ये किस किस को कनेक्ट करती है, नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व और कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश इसलिए न्यूज में था क्योंकि बांग्लादेश अपना पहला सबमरीन बेस कमीशन करने वाला है। ये जो ऑपरेशन है ये वहां की नेवी को हेल्प करेगा उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, करने में, और साथ ही साथ वहां के मैरीटाइम रिसोर्सेज को सिक्योर करने के लिए। बांग्लादेश की गवर्नमेंट काफी टाइम से फोर्सेस गोल 2030 पे काम कर रही है, और इस के अंडर वो क्या, उसका एम क्या है, बांग्लादेश के मिलिट्री फोर्सेस को मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करना, कि जो भी मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें बांग्लादेश की मिलिट्रीज हैं जो वो सर्व कर सकें। तो यही इसका काम है। आगे हम बात करते हैं बुरुंडी की। यहाँ सबसे पहले तो आप यहाँ पर मैप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने मैप लगाया हुआ है। एक बुरुंडी है वो अफ्रीका का पार्ट है। बुरुंडी अफ्रीका की एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री वो होती है जिसका बॉर्डर किसी भी वाटर बॉडी के साथ नहीं शेयर होता, जो चारों तरफ से लैंड में घिरी होती है, उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसने 30 सालों में पहली बार एक पहला पोलियो आउटब्रेक, की वहां पर पोलियो फैल चुका है, ये अनाउंस किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत फेमस कंट्री नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर के बहुत फेवरेट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि बुरुंडी ईस्ट अफ्रीकन एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्यों न्यूज में थी? क्योंकि वहां पर पोलियो का पहला आउटब्रेक 30 सालों में रिसेंटली अनाउंस किया गया है, इसी वजह से न्यूज में थी। आगे हम बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड इसलिए न्यूज में था क्योंकि फिनलैंड में पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का पहला सैंड बैटरी इंस्टॉल किया गया है। तो पहला दुनिया का सैंड बैटरी कहां पर इंस्टॉल किया गया है? फिनलैंड में। जिसका काम क्या होगा? जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसे उनसे हीट स्टोर करेगा, उनसे हीट को स्टोर करेगा बहुत महीनों तक, लंबे टाइम तक। ये जो सैंड बैटरी है ये सैंड से बनी होती है, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, वहां से कलेक्ट की जाती है। और इससे क्या होगा, माना जा रहा है कि एनर्जी सप्लाई की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसका जो स्टोरेज सिस्टम है इसमें मेन 3 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? सैंड सिलो, इसके बाद इलेक्ट्रिकल एयर हीटर, और इसके बाद एयर टू वाटर हीट एक्सचेंजर। तो ये 3 पार्ट होंगे, सैंड सिलो, इलेक्ट्रिकल एयर हीटर, और उसके बाद एयर टू वाटर हीट एक्सचेंजर। तो ये 3 इसके पार्ट होंगे। कहां पर होगा? फिनलैंड में। आगे हम बात करते हैं अबू धाबी की। अबू धाबी क्यों न्यूज में था? अबू धाबी ने, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि चैट जीपीटी काफी टाइम से न्यूज में था। एक मीम्स चल रहे थे काफी टाइम से कि चैट जीपीटी भी यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, उसके प्रीलिम के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया। तो काफी टाइम से ये मीम्स में न्यूज में चल रहा था। तो अबू धाबी ने चैट जीपीटी का एक राइवल, एक दुश्मन लॉन्च किया है जिसका नाम है फाल्कम एलएलएम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अबू धाबी के यूएई के टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है फाल्कन एलएलएम। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसका जो ये मॉडल है इसने GPT-3 को भी आउट परफॉर्म कर दिया है, मतलब कि पीछे छोड़ दिया है। और इसको सिर्फ 75% ट्रेनिंग कंप्यूट चाहिए कंपैरेटिवली बाकियों की। इस वजह से न्यूज में था, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड इसलिए न्यूज में था क्योंकि ये पहली ऐसी नाटो मेंबर है, पहला ऐसा नाटो देश है जो कि जिसने डिसाइड किया है कि यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट्स प्रोवाइड करेगा। तो आपको याद रखना है क्योंकि यूक्रेन और रशिया में काफी टाइम से सिविल वॉर चल रही है, ये न्यूज में है। तो ये पहली ऐसी कंट्री है नाटो की मेंबर कंट्रीज में से जो यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट भेजेगी। तो कई बार पूछ लेते हैं वन लाइनर की तरह, तो आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं पर्सन्स इन न्यूज के बारे में। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पदम लक्ष्मी। पदम लक्ष्मी जी कौन है? पदम लक्ष्मी जी पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है जो कि इसकी केरला की बार काउंसिल में पहली ट्रांसजेंडर एनरोल की गई है। ये इसके बारे में आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है कि ये इंडिया की पहली नहीं है, ये केरला की पहली है
बार काउंसिल की मेंबर, ट्रांसजेंडर मेंबर, इनकी यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख रही है। इंडिया की ये पहले क्यों नहीं है, क्योंकि इनसे पहले 2017 में जोईता मंडल एक पहली ट्रांसजेंडर वमेन बनी थी, जज बनी थी, जिन्होंने वेस्ट बंगाल के लोक अदालत में जो जज रिक्रूट की गई थी। इसके बाद 2018 में विद्या कांबले महाराष्ट्र की एक लोक अदालत में उनकी रिक्रूटमेंट की गई थी। तो इस वजह से ये भारत की पहली नहीं है, इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है। किस स्टेट की पहली है? केरला की पहली ट्रांसजेंडर है, जिनका नाम है पदम लक्ष्मी। ऐसे एग्जांपल्स आप अपने एसेज में, मेंस के क्वेश्चंस में, वुमेन एम्पावरमेंट में कोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे एग्जांपल्स एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में हेल्प करते हैं। आगे बात करते हैं संपन्ना रमेश की। संपन्ना रमेश ऐसे पहले भारतीय हैं जो कि फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं, जिन्होंने पाक स्ट्रेट क्या है, जो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करती है, उसके अक्रॉस स्विम किया है। फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं सबसे ज्यादा स्पीड पे, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो सबसे कम टाइम में जिन्होंने पाक स्ट्रेट क्रॉस कर लिया है। इनका नाम है संपन्ना रमेश शिलार, और ये अंडर 21 एज ग्रुप में पहले फास्टेस्ट भारतीय बन गए हैं, जिन्होंने श्रीलंका के तलाई मन्नार से लेकर तमिलनाडु के धनुषकोडी तक ये जो डिस्टेंस है ये कवर किया है सबसे कम टाइम में। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। सबसे पहले है सीसीआई यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ललित कुमार गुप्ता जी को सीएमडी अपॉइंट किया है। सीसीआई एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर। ये पिक्चर ललित कुमार गुप्ता जी की मैंने यहाँ पर लगाई है, तो सो दैट आपकी विजुअल मेमोरी में ये चीज एनग्रेव हो जाए। आगे हम बात करते हैं रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में अपॉइंट किया गया है। किस वजह से? इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। रतन टाटा जो कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है और फिलेंथ्रोपिस्ट है, इनको ऑनररी ऑफिसर इन द जनरल डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अपॉइंट किया गया है। इसका रीजन क्या है? फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू ऑस्ट्रेलिया इंडिया बाइलेटरल रिलेशंस। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बाइलेटरल रिलेशंस को इनके एफर्ट्स से और स्ट्रेंथ मिली है। पर्टिकुलरली बात करें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फिलेंथ्रोपी में, तो ये रतन टाटा जी की पिक्चर है, आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं वाईकॉम 18 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया है। किसको किया है? MS धोनी को, जो कि इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर हैं और इंडिया के कैप्टन भी रह चुके हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और MD के बारे में, जिनका नाम है जी कृष्ण कुमार, जिनकी भी आपको यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है। आगे हम बात कर लेते हैं कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स, जो कि बहुत पॉपुलर है। स्टारबक्स ने अपना एक नया CEO बनाया है, जिनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन, जिनकी पिक्चर भी आपको यहाँ पर दिख रही है। आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। सो रिसेंटली US के प्रेसिडेंट जो बिडेन जी ने प्रेस्टिजियस 2021 नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल दिया है। किसको मिला है? ये मिला है मिंडी केलिंग को। इनका नाम यहाँ पर मैं 1 मिनट कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है मिंडी कलिंग, यहाँ पर आपको उनकी पिक्चर भी दिख रही है। इंडियन अमेरिकन है ये इनका जो ओरिजिन है, इंडिया का ये रीजन है, इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस है। इसी वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन रीजन से है। इनको ये अवार्ड मिला है, किस वजह से मिला है? उनके जो काम की वजह से इंडिया की अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज में और इंडिया के जो सिटीजन की एंगेजमेंट हिस्ट्री, लिटरेचर, लैंग्वेज और बाकी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में भी इम्प्रूव हुई है। इनके इसी एफर्ट्स की वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल में होस्ट की गई है 20 मार्च से 27 मार्च तक। ये जो चैंपियनशिप है ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और
राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया की कोलैबोरेशन में हुई है। मध्य प्रदेश में इंडिया के सरबजोत सिंह जी ने पहला गोल्ड मेडल लिया है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में। आईएसएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे हम बात कर लेते हैं रोहन बोपन्ना की। रोहन बोपन्ना कौन है? ये टेनिस स्टार बने हैं, ओल्डेस्ट टेनिस स्टार बन गए हैं। इनकी 43 साल की उम्र है। क्या किया है इन्होंने? सबसे ज्यादा उम्र के ऐसे टेनिस स्टार बने हैं जिन्होंने एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीत लिए हैं। डबल्स टाइटल जीतने के बाद कहां पर? जो इंडियन वेल्स मास्टर टूर्नामेंट में, जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया में हुए थे। तो आपको ये सभी याद करने रखने हैं। आगे हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीकन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के बारे में, जो कि रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने जीता है। यहाँ पर आपको उनकी पिक्चर भी दिख रही है। आगे हम बात कर लेते हैं इंडिया की वुमेन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल जी के बारे में। ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि ये ऐसी पहली वुमेन बनी है स्पोर्ट्स में, हॉकी के स्पोर्ट में, जिनके नाम पर स्टेडियम बनाया गया है। तो इनके नाम पर स्टेडियम बना है रायबरेली में। एमसीएफ रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम को रीनेम किया है, उसका नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ नाम रखा गया है। रानी रामपाल जी के बारे में अगर कुछ थोड़े से पॉइंट्स आपको और याद रखने हैं, एक तो ये कि इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है 2020 में, और इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिला हुआ है 2020 में ही। यहाँ पर आपको उनकी पिक्चर भी दिख रही है। आगे हम बात कर लेते हैं स्पेनिश टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्काराज के बारे में, जिनकी यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है। इन्होंने अपना पहला मेडल 2023 इंडियन वेल्स टाइटल जीत लिया है रशिया के डेनिल मेडवेडेव को हराकर। इस टाइटल के बाद इन्होंने नोवाक जोकोविक, जो कि बहुत ही पॉपुलर और फेमस टेनिस प्लेयर है, उनको भी मतलब उनकी पोजीशन ले ली है और ये वर्ल्ड के नंबर 1 स्पॉट पर आ गए हैं। इसके साथ साथ ये यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 भी बने हैं, सबसे छोटी उम्र के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बने हैं टेनिस के इस जीत के बाद। आगे बात कर लेते हैं पंकज अडवाणी जी की, जिन्होंने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल जीता है, जो कि दोहा में हुआ था, जो कि कतर में है। ये गोल्ड मेडल उनको मिला है इंग्लिश बिलियर्ड्स सिंगल्स में। इसके पहले भी उनको इंग्लिश बिलियर्ड सिंगल्स में गोल्ड मेडल मिल चुका है 2006 और 2010 की एशियन गेम्स में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इंडिया को रिसेंटली G7 हिरोशिमा समिट में इनवाइट किया गया है। इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एक तो ये कि इंडिया जापान रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ को और आवाज देना और प्रमोट करना। हिरोशिमा आपको पता ही होगा जापान की एक साइट है जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्ब्स भी गिराए गए थे। G7 एक ग्रुप है जिसमें 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस मेंबर है। कौन कौन सी है वो? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। इसको याद करने के लिए आप एक निमोनिक भी याद कर सकते हो। क्या निमोनिक है? जूस, JUICE तो क्या है इसका? J से जापान, U से यूएसए, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी और F से फ्रांस। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर की। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर क्या है? ये होने वाली है वडिंगटन एयरफोर्स में, एयरफोर्स बेस में। कहां पर है ये? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मतलब बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। कौन कौन सी है इसमें? सिंगापुर, फिनलैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, ये सभी कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो आपके एग्जाम्स के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, जो कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया, सिंगापुर, फिनलैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका, स्वीडन जैसी कंट्रीज और भी बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। और ये होगा कहाँ पर? वडिंगटन एयरफोर्स बेस में, जो कि यूके में है।
आगे बात कर लेते हैं मिसलेनियस न्यूज की एक और, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है AIS, और ये जो ऐप है टैक्स पेयर्स के लिए लॉन्च की गई है। इसका ये फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल है ऐप है। इसका मेन एम क्या होगा कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो लोग टैक्स पे करते हैं, उनको अपनी इंफॉर्मेशन वो देख सके, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, ये दोनों चीजें इस ऐप पे वो इजीली देख सकें। ये इसका एम होगा इस ऐप का। आगे बात कर लेते हैं ऑबिचुअरीज की। सो इस वीक एयर फोर्स वेटरन विंग कमांडर जगमोहन नाथ जी पास हुए। ये इंडियन एयर फोर्स के विंग कमांडर थे। इनको महावीर चक्र भी मिला हुआ था। तो यहाँ पर आपको इनकी पिक्चर भी दिख रही है। इनका हाल ही में देहांत हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। सबसे पहले है मार्च 20 को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है। इस बार का इसका जो थीम था वो क्या था? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। और ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है, ये यूएन की, यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। किसका मेन एम क्या है? लोगों की जिंदगी में, पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगी में हैप्पीनेस की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना। इसके बाद मार्च 20 को ही वर्ल्ड स्पैरो डे भी होता है। वर्ल्ड स्पैरो डे का इस बार का जो थीम था वो क्या था? आई लव स्पैरोज। ये हर साल मनाया जाता है। किस इसका जो एम क्या है? जो हाउस स्पैरोज होती हैं उनके बारे में अवेयरनेस रेज करना, और जो भी अर्बन इन्वायरमेंट्स में कॉमन बर्ड्स मिलते हैं और उनको पोल्यूशन से या कुछ और जो भी खतरा है उसके बारे में अवेयर करना कि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। मार्च 20 को ही वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी होता है। इस बार का इसका जो थीम था वो था बी प्राउड ऑफ योर माउथ। और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का क्या एम होगा? ओरल हेल्थ के बारे में, कि आपकी जो ओरल हेल्थ है ये कितनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, जो कि मनाया जाता है मार्च 21 को। इस बार का इसका थीम क्या था? फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। और जो इसका एम है कि जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, ये हमारी हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हाईलाइट करने के लिए। मार्च 21 को ही वर्ल्ड पोइट्री डे भी होता है, और इस बार इसका थीम क्या है? ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोज। तो ये इसका इस बार का थीम है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड वाटर डे के बारे में। वर्ल्ड वाटर डे है जो, वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। पूरा वर्ल्ड वाटर क्राइसिस से सफर कर रहा है। वर्ल्ड वाटर डे है, ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का एक इनिशिएटिव है जो कि पहली बार 1993 को सेलिब्रेट किया गया था। आगे हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे की, जो कि 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे का क्या काम है? वेदर रिलेटेड इश्यूज के बारे में अवेयरनेस को रेज करना और लोगों को मोटिवेट करना कि वेदर रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक्शंस लें। 2023 का इसका क्या थीम है? द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस द जनरेशंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जो कि 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस एक सीरियस इन्फेक्शन है, एक कंटेजियस डिजीज है जो कि जनरली लंग्स को अफेक्ट करती है। तो आपका ये चीज याद रखनी है कि टीबी का इफेक्ट होता है लंग्स पे, और ये एक मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया के नाम से इसका जो कॉज है ये बैक्टीरिया है। ये साइंस का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगर आपको इस जो भी करंट अफेयर्स है इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम ये है यूजर नेम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हाँ आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। हम हर सैटरडे 8 बजे सुबह वीकली करंट अफेयर्स पोस्ट करते हैं। Thank you so much. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.